हेलो बच्चों, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू एलन डिजिटल। स्वागत है आपका एलन डिजिटल की उड़ान सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 3। तो जैसा कि हमने देखा है कि पार्ट 2 में, उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 तक हमने काफी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल किए हैं। उन सवालों में हमने प्रॉपर्टी लगाना सीखा है, बेसिकली आइडिया कनेक्टेड फ्रॉम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा है। तो अब चलिए फटाफट से देखते हैं आज हम हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 3 में किन सब टॉपिक के ऊपर सवाल करने वाले हैं। तो यदि फटाफट से देखें तो एक बार वापस से वही कि सर किन किन सब टॉपिक से सवाल आता है, क्या क्या सब टॉपिक है। तो इतने सब टॉपिक हमारे पास है। मिसलेनियस से लगभग 4.86% सवाल आते हैं, रिडक्शन फॉर्मूले से 5.40, एस्टिमेशन से 2.16, लिमिट ऑफ सम से 5.40, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन से 5.94%, न्यूटन लेबनिज से 7.0, प्रॉपर्टी 7 जैक प्रॉपर्टी से 4.37% सवाल, प्रॉपर्टी 4, 5, 6 से 25% सवाल लगभग, प्रॉपर्टी 1, 2, 3 से 20% सवाल, आइडिया कनेक्टेड फ्रॉम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट से लगभग 18% सवाल, और डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इससे 2.16% सवाल। अब फटाफट से आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर ये सब ठीक है, आज हमारे पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में हमने इन सब टॉपिक के ऊपर बात करी थी, पार्ट 2 में हमने इन दोनों सब टॉपिक के ऊपर बात करी थी। आज पार्ट 3 में हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मतलब प्रॉपर्टी 7, न्यूटन लेबनिज, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ ए सम और एस्टिमेशन। और पार्ट 4 में रिडक्शन और मिसलेनियस, कंप्लीटली डिफरेंट सवाल जो होता है उनसे हम बात करने वाले हैं। अब चलिए फटाफट से देखते हैं पार्ट 3 में आज हमारा पहला सवाल क्या है। जैक प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है, इतना सब आपको पता है। तो जैक प्रॉपर्टी में पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सर सवाल आ गया और आप समझदार हैं, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। सर सवाल सामने आ गया है, हमने वीडियो रोक दिया है और सवाल को सोल्व करना चालू कर दिया। जैसे ही सवाल आया, वीडियो रोक का सवाल सोल्व करना चालू किया, सवाल सोल्व किया, आंसर और मेथड दोनों चेक किए वीडियो चला के। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं हमारे पास पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया हुआ है, लेट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एंड जीआईएफ ऑफ एक्स, जो है वो है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट है या जीआईएफ है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए रियल नंबर इफ 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डीएक्स इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट 0 to n जीआईएफ ऑफ एक्स डीएक्स है, और 10 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी में, देन n इज इक्वल टू, मतलब सबसे पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि सर इंटीग्रेट ऑफ 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx क्या होगा। तो यदि मेरे को पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड 1 होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये आ जाएगा 0 to 1 n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx। 0 से 1 में बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है, x dx, तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ x स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, तो ये आ जाएगा n/2। बिल्कुल ठीक है सर, एक टर्म हमने निकालनी है। दूसरी जो कंजुगेटिव टर्म थी वो थी इंटीग्रेट ऑफ 0 to n जीआईएफ ऑफ x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीआईएफ ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 0 to n x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसको लिख सकते हैं 0 to n x dx माइनस 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये तो आ जाएगा n स्क्वायर बाय 2, भाई x स्क्वायर बाय 2 आएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से n तो n स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx हमने सोल्व किया है, माइनस n/2 है। तो जीपी की पहली टर्म आ गई हमारे पास, दूसरी टर्म आ गई, तीसरी टर्म दे रखी है और बोल रखा है ये 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी है, तो n किसके इक्वल होगा। देखना हमने ये बोला हुआ है कि n/2, n स्क्वायर बाय 2 माइनस n/2, और n स्क्वायर बाय 2 माइनस n/2, और 10 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n, ये जीपी में है, तो n किसके बराबर होगा। हमें पता है कोई 3 नंबर यदि जीपी में होते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू ac होता है, उस हिसाब से ये n इंटू n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा n/2, n वापस कॉमन आ जाएगा, है ना, इधर से आ जाएगा n/2, n आ जाएगा 10 आ जाएगा n-1। यदि अपन देखेंगे तो ये n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर बाय 4
इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय 2 10 और ये n माइनस 1, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा n माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 10 बाय 2, n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, ये 2 बार कट जाएगा, n इज इक्वल टू 21। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 21 कि सर n की वैल्यू 21 के लिए ऐसा होगा कि ये तीनों जो टर्म्स है ये जीपी में आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू 21। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही में 21 है। यस, राइट आंसर इज 21। तो चलिए अब एक और अगला बेहतरीन सवाल देखते हैं। अगला क्या दे रखा है, ये दे रखा है R2R बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस के इक्वल टू है। दे रखा है कि I1 जो है वो 0 से 4n के fx dx है और I2 जो है वो माइनस k से 3 के fx dx है। I1 I2 में कौन सा रिलेशन होगा वो बताना है। यदि हम पहले इसको देखें जो हमें दे रखा है f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू n, मैं यहाँ यदि बेटा x को x प्लस के से रिप्लेस कर दूंगा तो ये f ऑफ x प्लस के प्लस f ऑफ x प्लस 2k इज इक्वल टू n आ जाएगा। दोनों को घटा दो, घटा दूंगा तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 2k इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2k है। क्या मतलब निकला सर, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2k है, इसका मतलब ये निकला टाइम पीरियड ऑफ fx क्या है, टाइम पीरियड ऑफ fx जो है वो 2k था। भाई यदि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t होता है तो t इज द टाइम पीरियड, तो सर टाइम पीरियड f ऑफ x 2k था। अब हमारे पास I1 क्या था, I1 हमारे पास था 0 से 4n के fx dx। अब बेटा ध्यान से देखना, 0 से 4n के में 2k मेरे पास टाइम पीरियड है, तो कितना इंटरवल कवर हुआ होगा ना, कितना, तो 4n के को 2k से डिवाइड मार देंगे तो ये 2n आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास ये लिखा हुआ है 2n टाइम्स ऑफ 0 से 2k fx dx है, ये I1 था। तो मैंने क्या किया, 0 से 2k fx dx है ना, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने ये मान लिया, ये I1 जो है ना वो 2n टाइम्स ऑफ I है, ये आ गया है 2n टाइम्स ऑफ I, और मान लिया है कि हमारा जो I है लेट I इज इक्वल टू 0 से 2k fx dx। I1 आ गया 2ni। ऐसे यदि I2 देखेंगे तो I2 दिया हुआ था माइनस k से 3k fx dx, तो बेटा वापस से देखेंगे I2 दिया हुआ है माइनस k से 3k, 4k वाला चला है, ये 4k में मैं दो पूरा टाइम पीरियड 2k है तो 2 बार रिपीट हुआ होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2k fx dx। इसका मतलब सर ये 2i के बराबर है I2। अब कहीं से यदि मेरे को I मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। I कहां से मिलेगा, I हमारा था 0 से 2k fx dx, fx तो हमें दे नहीं रखा लेकिन ये चीज जरूर दे रखी है सर, और देखना n के जरूर आया है, I1 प्लस 2i2 I1 प्लस NIT में ये जरूर आया है। तो मैंने क्या किया, इस स्टेप के बाद दोबारा इसको इंटीग्रेट कर लिया, fx प्लस f ऑफ x प्लस k dx को इंटीग्रेट कर लिया 0 से k एंड dx 0 से k अलग अलग कर लिया, तो 0 से k, ढंग से देखिएगा बेटा, 0 से k fx dx प्लस इंटीग्रेट ऑफ 0 से k f ऑफ x प्लस 2k dx, ये n क्या आ गया, 2k नहीं k आएगा है ना, f ऑफ x प्लस k dx। अब यदि मैं यहां पे x प्लस k को t मान लूंगा, यदि मैं यहां पे x प्लस k को मैं t मान लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये k से 2k जाएगा और ft dt हो जाएगा इज इक्वल टू n के, ये 0 से k
एफ एक्स डी एक्स। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ओवरऑल ये 0 से 2k जा रहा है, एफ एक्स डी एक्स और एन के बराबर है। मतलब सर मेरे पास आई की वैल्यू भी आ गई। क्या आई है बेटा आई की वैल्यू? आई की वैल्यू मेरे पास आई है एन के। यदि आई की वैल्यू एन के आई है मेरे पास तो समझना I1 की वैल्यू कितनी आई है 2n स्क्वायर के। I2 की वैल्यू कितनी आई है 2n के। I1 की वैल्यू आ गई 2n स्क्वायर के, I2 की वैल्यू आ गई है 2n के। अब देखिएगा I1 प्लस एन I2, यदि मैं I1 प्लस एन I2 निकालूंगा, I1 प्लस एन I2 यहां लिख लेते हैं। I1 की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है 2n स्क्वायर के, I2 की वैल्यू आई है 2n के। यदि मैं I1 प्लस एन I2 निकालूंगा, I1 प्लस एन I2, तो I1 को 2n स्क्वायर के, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n स्क्वायर के 2n स्क्वायर के 4n स्क्वायर के, मतलब यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या आंसर सी सही है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक बेसिक सा पीरियोडिक फंक्शन पहले यहां निकालना पड़ेगा कि यदि एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, एफ एक्स 2k के बराबर है। ये अपन डायरेक्ट क्लास में याद भी करवाते हैं, यदि ऐसा है तो उसका टाइम पीरियड 2k होगा। उसके बाद हमने सीधा सोल्व किया। ये एक अच्छा पार्ट था, भूतपूर्व परीक्षा 2022 का सवाल। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। तो यदि आगे देखेंगे तो आगे है फॉर एनी रियल नंबर लेट एक्स, है ना, एक्स लेट एक्स, ये GIF है, ये बोला गया है -10 से 10 में है, x माइनस GIF ऑफ x 1 प्लस GIF ऑफ x माइनस x इफ GIF ऑफ x इज ओड ऑफ GIF ऑफ x इज इवन। हमें जो इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट करना है पाई स्क्वायर बाय 10 -10 to 10 fx cos पाई x dx। तो सर पहले यदि fx की स्टडी करेंगे तो fx कुछ ऐसे लिखा हुआ है, x माइनस GIF ऑफ x दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये तब होगा जब GIF ऑफ x ओड होगा, और ये तब होगा जब इवन होगा। अब जैसे यदि मान लो मैं x 0 से 1 लूंगा तो उसका GIF 0 आएगा, वो इवन हो जाएगा, फंक्शन इससे डिसाइड हो जाएगा। जब मैं 1 से 2 लूंगा मेरा x तो GIF ऑफ x 1 आएगा, GIF ऑफ x 1 आया, वो ओड नंबर है, मेरा फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट x से डिसाइड हो जाएगा। फिर जब मैं 2 से 3 लूंगा तो वापस मेरा GIF इवन आ जाएगा, फंक्शन इससे डिसाइड हो जाएगा। फिर 3 से 4 लूंगा तो GIF ऑफ x ओड आ जाएगा, फंक्शन इससे डिसाइड हो जाएगा। मतलब आप क्या समझ पा रहे हो कि सर इसका जो टाइम पीरियड हो सकता है ना fx का, टाइम पीरियड ऑफ fx क्या हो सकता है, वो 2 हो सकता है। इतना समझ में आया भाई? हर एक इंटरवल पे, मतलब 1 यूनिट का इंटरवल ले लो, 0 से 1 इससे, 1 से 2 ऊपर वाले से, 2 से 3 नीचे वाले से, 3 से 4 ऊपर वाले से, 4 से 5 नीचे वाले से, 5 to 6 ऊपर वाले से। तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, fx का टाइम पीरियड 2 आ गया। हमने ये बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशन से पता कर लिया। नहीं तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो ना, ग्राफ बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका ग्राफ भी बन जाएगा तो 2 आएगा। और इतने सवालों में ये दिमाग लगाओ ना कि एक एक इंटरवल पे रिपीट करेगा तो टाइम पीरियड जो है वो ये आएगा ही आएगा। ठीक है साहब, fx की कहानी हो गई हमारे पास। अब इंटीग्रेशन में जो पूछा गया है वो देखते हैं। पाई स्क्वायर बाय 10 -10 to 10 fx cos पाई x, पाई स्क्वायर बाय 10 -10 to 10 fx cos पाई x dx। बहुत अच्छी बात है सर। -10 से 10 में 20 आएगा, 2 टाइम पीरियड है, तो 2 टाइम पीरियड है और 20 इंटरवल का है, तो मतलब 10 बार आ जाएगा। इंटीग्रेट 0 से 2 fx cos पाई x dx, 10 से 10 कट गया, पाई स्क्वायर। 0 से 1 में fx अलग डिसाइड होगा, वो क्या होगा वो देख लेंगे, और 1 से 2 में fx अलग डिसाइड होगा, वो क्या होगा हम देख लेंगे। अब कहानी ये हो गई कि सर जब 0 से 1 होगा तो GIF ऑफ x 0 होगा, जो कि इवन नंबर है, तो वो 1 माइनस एक्स से डिसाइड हो जाएगा। मतलब 0 से 1 में वो 1 माइनस एक्स
कोस पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, और 1 से 2 में जी आई एफ ऑफ एक्स 1 हो जाएगा तो ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा, कोस पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। यदि आप ढंग से देखोगे तो ये पाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा 0 से 1 कोस पाई एक्स डी एक्स, एक आ जाएगा माइनस एक्स कोस पाई एक्स डी एक्स 0 से 1, एक आ जाएगा 1 से 2 एक्स कोस पाई एक्स डी एक्स, एक आ जाएगा माइनस 1 से लेके 2 कोस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है या निकाल लो साइड में, जब ऐसे इतने सारे आए तो निकाल लो भैया अलग से साइड में कि इंटीग्रेट ऑफ कोस पाई एक्स क्या होगा, पाई एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई तो आ जाएगा, तो ये आ गया साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई इंटीग्रेट 0 से 1, और ये वाला भी आ गया माइनस साइन पाई एक्स अपॉन पाई इंटीग्रेट 1 से 2। लेकिन लिखने का मतलब नहीं पता चला, क्योंकि सर लिखने का मतलब इसलिए पता नहीं चला, साइन एन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 माइनस साइन 0 0, साइन 2 पाई 0 साइन पाई 0, मतलब ये भले ही अपन ने इंटीग्रेट कर लिया हो लेकिन इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि साइन एन पाई। अब किसका इंटीग्रेट करना बचा हमारे पास, अब बच गया बेटा हमें इंटीग्रेट करना x कोस पाई x का, तो यदि x कोस पाई x को इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा, इंटीग्रेट ऑफ x कोस पाई x dx बाय, है ना, बाय पार्ट्स लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, तो x साइन पाई x बाय पाई माइनस x का तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन पाई x अपॉन पाई dx, इसका करूंगा तो ये आ जाएगा x साइन पाई x अपॉन पाई माइनस प्लस हो जाएगा कोस पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। अब बेटा देखना वापस से मेरी लिमिट लगेगी एक बार 0 से 1 और एक बार लगेगी 1 से 2, 0 से 1 और 1 से 2 में तो ये वैसे ही पार्ट 0 आएगा क्योंकि सेम ऐसा साइन एन पाई 0 होता है, सिर्फ ये बचेगा कोस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। तो हमारी चीज थोड़ा छोटा कर लिया हमने यहाँ लिख लिया माइनस ऑफ कोस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 0 से 1 है, प्लस ऑफ कोस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर लिमिट 1 से 2 है। तो कितना आ जाएगा, कोस पाई -1 और कोस 0 -1, तो यह आ गया -2 बाय पाई स्क्वायर, तो -2 बाय पाई स्क्वायर, आगे माइनस लगा हुआ है, +2 बाय पाई स्क्वायर हो गया। कोस 2 पाई 1, कोस पाई -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2 बाय पाई स्क्वायर हो गया, आगे पाई स्क्वायर एक मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, तो पाई स्क्वायर 4 बाय पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4। चलिए चेक करते हैं कि 4 ऑप्शन में है। यस, बिल्कुल 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चेक करते हैं कि सही आंसर सच में ए है। यस, राइट आंसर इज ए। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी से, इंटीग्रेशन कोई टफ नहीं था। हाँ, वो बात अलग है, आप डायरेक्ट बाय पार्ट्स यहाँ पे भी लगा सकते थे, अलग अलग करके लगाते तो क्या थोड़ा सा फायदा हो जाता है, क्योंकि साइन पाई एक्स वाला सीधा कट जाता है ना, क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है। इसका इंफॉर्मेशन अपन ने उठाया, यहाँ पे तो कंसीडर ही नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला न्यूटन लेबनीज। न्यूटन लेबनीज आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि अपन को इंटीग्रेशन ना निकालते हुए सीधा डिफरेंस, मतलब इस तरह का न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेट ऑफ एफ टी डी टी, लिखा हुआ है gx टू hx, और यहां पता है हमारे पास ये p ऑफ x है, और हमें यदि p डैश x निकालना है तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या हो जाएगी, h डैश x f ऑफ h ऑफ x माइनस g डैश x f ऑफ g ऑफ x। मतलब हमने पहले इसको इंटीग्रेट नहीं किया, बट हमने px का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं न्यूटन लेबनीज थ्योरम की हेल्प से। बिल्कुल सही बात है ना।
तो अब चलिए देखते हैं इस थ्योरम के ऊपर कुछ बेहतरीन सवाल। तो सवाल नंबर 1 क्या है, न्यूटन लेबनिज के ऊपर जेईई मेन 2019 का सवाल है, एफ डैश हाफ पूछा हुआ है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूटन लेबनिज लगा दी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये तो आ जाएगा एफ एक्स, ये आ गया 2x, समझिएगा, ये आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स। 1 का तो 0 हो जाएगा तो उसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, x का 1 होगा तो माइनस साइन आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो यहां से एफ ऑफ एक्स जो आ गया वो आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि एफ एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, मेरे को एफ डैश हाफ चाहिए था, तो ठीक है एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालना कौन सी बड़ी बात बची है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2x, 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स है। यदि यहाँ पे फर्दर देखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बेटा, एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। x इक्वल टू हाफ पे वैल्यू चाहिए थी तो एफ डैश हाफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2/4 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2/4 ये 1/2 हो गया, 2 माइनस हाफ 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5/4 का होल स्क्वायर 25/16। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 अपॉन 25 इंटू 2, ये 8 बार कट जाएगा, 24/25। बड़ा आसान सवाल। न्यूटन लेबनिज से जब सवाल आता है ना, पता नहीं बच्चे आप लोग बहुत डरते हो, लेकिन जब भी सवाल आता है तो बड़ा आसान आता है। 24/25 ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं क्या ऑप्शन बी ही सही आंसर है। देखिए यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जेईई मेन 2020 का सवाल है, लिमिट निकालनी है। और आप सब लोग को पता है कि क्या करना है। सर सवाल आ गया है, मैं बार बार याद नहीं दिला रहा हूं, सवाल आ गया है, सवाल को सोल्व करना हमने चालू कर दिया है। सवाल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू एक्स टी साइन 10t dt अपॉन एक्स, ये पूरा ऐसे है, अपॉन एक्स। सर यदि मैं LH रूल लगा दूं, क्योंकि 0/0 बन रही है डिटरमाइन फॉर्म, आप देखिए x की जगह जैसे 0 रखूंगा 0/0 बन रही है। LH रूल लगा दूंगा तो क्या आ जाएगी कहानी, ये आ जाएगा x साइन 10x 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0। मैंने 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। x का तो 1 हो गया, x साइन 10x ये हो गया, या सब कुछ छोड़ो ना, x अपॉन साइन 10x अपॉन 1। बेटा 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 कोई इंडिटरमाइन फॉर्म नहीं होती। आंसर कितना आ गया 0 एक बार में। चलिए चेक करते हैं कि आंसर सच में ए है। यस, आंसर इज ए 0। बड़ा आसान सवाल, भूतपूर्व परीक्षा 2020 का सवाल है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से सारे ही सवाल टफ आते हैं, नहीं, कुछ आसान सवाल भी आते हैं। देखिए इसीलिए सवाल लगाया था कि आप मोटिवेट हो पाए। बड़ा आसान सवाल था, एक बार डिफरेंशिएशन करना था। ऊपर न्यूटन लेबनिज थ्योरम से अपन ने डिफरेंशिएशन किया, नीचे एक्स का अलग करते हैं, LH रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग करते हैं, आ गया 0। चलिए चेक करते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखेंगे तो ये भूतपूर्व परीक्षा 2021 का सवाल है। सवाल तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो और जब भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं सर जिसमें ना कुछ दिया हुआ होता, सीधे रूट्स के बारे में बात करते हैं, तो हम तो वैसे ही अटक जाते हैं। डरना नहीं है, इधर देखना आप। Let f a to b are be the twice differentiable function such that fx जो दे रखा है, हमें दे रखा है स्मॉल fx,
स्मॉल एफ एक्स दे रखा है 0 to x g of t dt, डिफरेंशिएबल फंक्शन जी एक्स है ना, इफ एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 5 रूट। दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एफ एक्स के एग्जैक्टली 5 रूट है। इन ए टू बी, तो हमें इसके कितने रूट है ये बताने हैं। तो हमें जिसके रूट बताने हैं उसे एक नया फंक्शन मान लेते हैं एच एक्स जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो सर यहां से देखिए यदि मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो एफ डैश एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स आएगा और एफ डबल डैश एक्स जी डैश एक्स आएगा, क्योंकि इसलिए दे रखा था डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो एच एक्स मेरे पास जो फंक्शन मैंने माना था वो हो गया एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। अब देखिएगा अपन ने रोल्स थ्योरम से एक चीज पढ़ी है कि एफ एक्स के दो रूट के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट होता है। यदि एफ एक्स के 5 रूट थे तो एफ डैश एक्स के कितने होंगे 4 रूट होंगे। अच्छा, यदि एफ डैश एक्स के 4 रूट होंगे तो एफ डबल डैश एक्स से कितने होंगे 3 रूट होंगे। मतलब सर 4 बार एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, 3 बार एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाएगा, तो एच एक्स कितनी बार हो जाएगा 7 बार। तो इसके 7 रूट होने चाहिए। चेक करते हैं कि 7 रूट पॉसिबल है, आंसर में है, ऑप्शन में है 5 3 12 7। यस 7 रूट दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी है 7 रूट्स इन ए टू बी। अच्छा, आप लोगों को ये डाउट होगा सर 5 इसके रूट है एफ एक्स के, तो एफ डैश एक्स के 4 कैसे आए। इधर देख लेना बेटा, मैंने बोला था 2 रूट के बीच में एक रूट होता है। मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, तो 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट, समझ में आ गए, 4 रूट ऐसे आए। ठीक है, तो किसी को यह भी डाउट होगा कि सर आपने स्टेटमेंट कैसे बोला, ये बेटा अपन ने रोल्स थ्योरम में पढ़ रखा है कि एफ एक्स के 2 रूट के बीच में। क्योंकि मान लो यदि मैं बोलूंगा ये एफ एक्स है तो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है, ये अल्फा 4 है, ये अल्फा 5 है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। एफ ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जिसके लिए एफ डैश सी भी 0 होगा, वही रूट हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 इसके 3 इसके 7, हमारा आंसर आना चाहिए 7 रूट। चेक करते हैं क्या ऑप्शन सी सच में सही आंसर है। जी सर, कलकत्ता बिल्कुल सही में सही आंसर है ना, चेन्नई सही आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है इफ m and n respectively are the numbers of local maxima and local minima points of the function this, मतलब सर एफ एक्स दे रखा है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स कितने होंगे 3 4 2 3, ये बताना है। एफ एक्स दे रखा है, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो यदि मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, वो 2x आ जाएगा, फिर रखाक आ जाएगा तो x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस e की पावर x स्क्वायर। मैं ये बोलूंगा सर सब कुछ बातें ठीक है, ये 2 प्लस e की पावर x स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो नीचे वाले का तो हमको देखना ही नहीं है। अब आगे यदि अपन देखेंगे इधर तो f डैश x क्या आ जाएगा, इधर यदि देखेंगे तो ये 2x है, ये x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 है। सर ये x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, नीचे वाला चाहो तो लिख लो, बट ये हमें पता है कि वो पॉजिटिव है। फैक्टर कर सकते हैं इसके और ज्यादा भी, तो f डैश x क्या आ रहा है 2x x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 2 प्लस e की पावर x स्क्वायर। यदि अपन यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे देखना, तो -2 -1 0 1 और 2, तो यहाँ -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। सी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं सर, बिल्कुल सही है।
क्या आ जाएगा बेटा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। नंबर ऑफ पॉइंट फॉर लोकल मिनिमा, नंबर ऑफ पॉइंट फॉर लोकल मिनिमा कितने आ गए सर, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स n क्या था, n लोकल मिनिमा का था, मतलब n आ गया 3 के बराबर। नंबर ऑफ पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा, 1, 2 आ गए, मतलब m 2 के बराबर आ गया। 2,3 सही आंसर होना चाहिए, 2,3 ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं क्या ऑप्शन बी सच में सही आंसर है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है या अगला सब टॉपिक क्या है। तो हमने जैक प्रॉपर्टी के सवाल कर लिए हैं, न्यूटन लेबनिज के सवाल कर लिए हैं। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। हमें एक फंक्शन निकालना होगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह का सवाल आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन में। पहला सवाल आपकी आंखों के सामने, द फंक्शन fx that satisfy the condition fx equal to x इंटीग्रेट 0 से π/2 sin x cos y f of y dy। तो सर हमें fx तो दिया हुआ है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो कि fx में खुद ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इस तरह के सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा, पहले आराम से इधर देखिएगा, आराम से fx को ये मान लो, लेट fx इज इक्वल टू सीट x प्लस साइन x इंटीग्रल dy है ना, तो बाहर आ जाएगा 0 से π/2 cos y f of y dy। अब एक बात देखिएगा बेटा, ये कुछ भी हो, कितना ही गंदा इंटीग्रेशन लिखा हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा है तो एक फिक्स नंबर आएगा। लेट्स एज्यूम ये फिक्स नंबर c के बराबर है। जैसे ही मैंने माना कि ये फिक्स एक डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, भले मेरे को पता नहीं है वो क्या लिखा हुआ है, क्या आएगा, बस मैंने मान लिया कि ये c के बराबर है। वैसे ही मेरा fx आ गया, fx क्या आ गया, x प्लस सी साइन एक्स। जैसे ही मेरा fx x प्लस सी साइन एक्स आया, जैसे ही मेरा fx x प्लस सी साइन एक्स आया, तो मैंने दिमाग लगाया कि सर c मैंने क्या माना था, c मैंने माना था 0 से π/2 cos y f of y dy, और मेरा उससे fx कुछ इस तरीके का आ गया था, x प्लस सी साइन एक्स। तो यदि मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा सर c 0 से π/2 cos y को यहां की यहां रखो, f of y क्या आ जाएगा, f of y आ जाएगा, समझना, x की जगह y रख दो, y प्लस सी साइन y dy। अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 से π/2 y cos y dy, c बाहर आ जाएगा, मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 0 से π/2 ताकि अंदर फॉर्मूला बन जाए साइन 2y dy का। ठीक है बेटा, तो y का करेंगे तो ये आएगा y साइन y 0 से π/2 माइनस साइन y dy। ठीक है, 0 से π/2 मैंने बाय पार्ट्स लगा लिया यहाँ पे, इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, और यहां मैं देखूंगा तो यह आएगा -c/2 cos ऑफ 2y/2 लिमिट 0 से π/2 लगी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y साइन y π/2। ठीक है साहब, साइन y का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा cos y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos y
0 से π/2, ये भी ठीक है। -c/2 तो है ही है, cos पाई -1 -2, ये ओवरऑल -1 आ जाएगा। cos पाई -1, cos 0 -1 -1 -2 अपॉन 2 -1, ये आ जाएगा π/2 प्लस 0 -1 माइनस प्लस c/2, ये आ जाएगा c/2 इज इक्वल टू π/2 -1। c की वैल्यू आ जाएगी π-2। यदि c की वैल्यू π-2 आ गई है तो जो मेरा fx ये था वो अब fx कैसा दिखने लग जाएगा, x प्लस π-2 टाइम्स ऑफ साइन x। चेक करिए क्या ये fx किसी ऑप्शन में दे रखा है, x प्लस π-2 साइन x, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, जो भी इनडेफिनेट में कचरा लिखा हुआ है ना फंक्शन, उसको y के टर्म्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिख रहे हो तो ये सब कांस्टेंट नंबर होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है वैसे ही कांस्टेंट है। तो x प्लस π-2 साइन x, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं कि ऑप्शन डी सच में सही आंसर है। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। यदि अगले सवाल को देखेंगे तो अगला सवाल लिखा हुआ है लेट f बी ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to 1 एंड fx जो दे रखा है वो ये दे रखा है x। अब देखना यहां पे ये x बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 to 1 ft dt माइनस 0 to 1 t ft dt। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स x, y लाइज ऑन द कर्व। हमें बताना है y इक्वल टू fx पे इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो लाई करेगा। वापस से सेम बात वही है कि सर fx जो है वो ये आ गया, x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस इंटीग्रेट ऑफ 0 to 1 ft dt माइनस ऑफ t टाइम्स ऑफ ft dt 0 to 1। लेट्स अज्यूम द सेम थिंग दोबारा। सर ये कोई कांस्टेंट है तो इसे मैंने C2 नाम दे दिया, ये भी कोई पूरा कांस्टेंट होगा, इसे मैंने C1 नाम दे दिया। जैसे ही मैंने ये नाम दिया तो मेरा fx जो है वो बड़ा अच्छा दिखने लग गया, fx दिखने लग गया C1x माइनस C2। ध्यान रखना C1x माइनस C2, मैंने माइनस बाहर निकाल रखा है ना, t ft dt है तो C1x माइनस C2। अब वापस से वही वाली कहानी कि C2 किसके बराबर है, C2 है, C2 किसके बराबर था, तो C2 बराबर था इंटीग्रेट ऑफ 0 से 1 t ft dt। सर मेरा fx तो ये आ गया था C1x माइनस C2, यार बिल्कुल सही है ना। तो C2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 1 t C1t माइनस C2 dt। इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा C1/3, समझना C1/3, क्योंकि ये C1t² होगा, t² का इंटीग्रेशन t³/3, तो C1/3 माइनस C2/2, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, माइनस C2/2, ठीक है। t²/2 इधर आ जाएगा तो 3C2/2 इज इक्वल टू C1/3, C1 की वैल्यू आ गई है 9C2/2। लेट्स एज्यूम ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हमने C2 पे बात करी, अब ऐसे C1 पे बात करेंगे। तो C1 जो था वो था 1 प्लस इंटीग्रेट ऑफ 0 से 1 ft dt। वापस से fx ये था तो ये आ जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेट ऑफ 0 से 1 C1t माइनस C2 dt। तो ये आ जाएगा C1 इज इक्वल टू 1 प्लस C1/2 माइनस C2। तो ये आ जाएगा C1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस C2। C2 की वैल्यू को हम अपन एक काम करते हैं, या C1 की वैल्यू को रख देते हैं 9C2/2। तो ये आ जाएगा 9C2/4 इज इक्वल टू 1 माइनस C2। पुट दी वैल्यू ऑफ C1, निकालने दोनों है।
ये आ जाएगा 9c2/4 प्लस c2 इज इक्वल टू 1। तो c2 आ जाएगा 4/13। c2 4/13 आ गया तो c1 कितना आ जाएगा? c1 आ जाएगा 9 इंटू 4/13 इंटू 2। c1 आ जाएगा 18/13। c2 आ गया 4/13, c1 आ गया 18/13। तो मेरा fx क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, fx हो गया, c1 आ गया 18/13। तो 18/13 टाइम्स ऑफ x माइनस c2। c2 क्या आ गया? 4/13 माइनस 4/13। तो ये हो गया 18x माइनस 4, 13 से डिवाइड होना चाहिए y। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना। यदि ऑप्शन देखे तो मेरे हिसाब से तो यदि सी ऑप्शन देखेंगे तो 18 4 जा 72, 72 में से 4 जाएगा 63, 72 में से 4 जाएगा 68, 68 को 13 से डिवाइड देंगे, ये तो मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है ना। 68 को 13 से डिवाइड देंगे तो 17 तो नहीं आएगा। 2,4 देख लो, 36, 36 में से 4 जाएगा 32, 13 ये भी नहीं कर रहा। 1,2 देख लो, है ना, 1 रखूंगा तो 18, 18 में से 4 जाएगा 14, ये भी नहीं कर रहा। 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 कितना होगा? 6 8 जा 48, कैरी ओवर 4, 108। ठीक है, समझना, 108 में से 4 जाएगा 104, 104 को यदि मैं 13 से डिवाइड मारूंगा तो 13 8 जा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच कर रहा है। मतलब हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? इसमें मतलब पॉइंट लाइज, मतलब 6,8 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए डी। तो चेक करते हैं क्या आंसर डी है। यस, बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं, फटाफट से देखते हैं आगे क्या है ना। तो आगे क्या है, वापस से एक वही सवाल है। अब की बार यहाँ पे हमें 18f(3) की वैल्यू निकालनी है और ये एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक इंटीग्रेशन है, fx है। तो एक सीधी सी बात है, यदि ये दे रखी है तो सर डिफरेंशिएट कर दो विथ डिफरेंशिएट बोथ साइड। यदि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x fx, एक्स स्क्वायर f डैश x, x का आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, इधर न्यूटन लेबनीज लग जाएगा 4x fx। तो बेटा जब इस तरह से आता है ना तो हमें बहुत डर लगता है। fx को क्या रखना है? सिंपल y रखना है, f डैश x को dy/dx रखना है। तो यदि यहां रखेंगे तो 2xy x स्क्वायर dy/dx माइनस 1 इज इक्वल टू 2xy। ये आ जाएगा x स्क्वायर dy/dx माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। यदि यहां लाए तो ये ऐसा हो गया, dy/dx माइनस 2y/x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ढंग से देखिए बेटा, ढंग से देखने में पता चल रहा है कि ये LDE है। तो LDE है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस 2/x dx e की पावर माइनस 2 ln x। 1/x का ln x होगा तो माइनस 2 ln x, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर। यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर है, इंटीग्रेट ऑफ 1/x की पावर 4 dx, तो y ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 1/3x³ प्लस c। सर ठीक है, y 1/x स्क्वायर माइनस 1/3x³, x की पावर माइनस 4 का यही आएगा प्लस c। तो मतलब हमारे पास कहानी ये आ गई है, 1/x स्क्वायर माइनस 1/3x³ प्लस c। c की वैल्यू के लिए उसने दे रखा है f(1) 2/3 है, मतलब x इक्वल टू 1 पे y जो है वो 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 माइनस 1/3 प्लस c, c की वैल्यू 1 आ गई है। यदि c की वैल्यू 1 आ गई है तो y/x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/x³ प्लस 1। उसने पूछा है f(3) की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 3 रख दो तो ये आ जाएगा y/9 माइनस 1/81 प्लस 1, 3 इंटू 3 की पावर 4, ये आ जाएगा 81 चल जाएगा। y/9 इज इक्वल टू 80/81,
ये 9 बार कट जाएगा, y आ जाएगा 80/9। मतलब मेरे पास f ऑफ 3 जो आ रहा है वो आ रहा है 80/9। यदि f ऑफ 3 80/9 आ रहा है तो 18 f ऑफ 3, तो 18 f ऑफ 3 क्या आएगा, 18 इंटू 80/9, 2 बार कट जाएगा 160, ये आएगा 160। चेक करते हैं कि 160 ऑप्शन में है, यस 160 ऑप्शन है, तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन है। चेक करते हैं क्या सही आंसर आ रहा है, सर बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है ना। तो अगला टॉपिक है हमारे पास लिमिट ऑफ ए सम, है ना। इंटीग्रेशन को, लिमिट के सवाल को इंटीग्रेशन के सवाल में कन्वर्ट होना है। आपको पता है कैसे करते हैं सर, r/n को x से रिप्लेस कर देते हैं, 1/n को dx से, लिमिट और सिग्मा के साइन को इंटीग्रेशन के साइन से, है ना। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल जो है वो दिया हुआ है, इफ un इज इक्वल टू 1 + 1/n स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर n स्क्वायर की होल स्क्वायर 1 + n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की होल पावर n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un की पावर -4/n स्क्वायर। ठीक है, मतलब इंफिनिटी की जो भी बनेगा u इंफिनिटी बनेगा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये लिमिट l के बराबर है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un की होल पावर -4/n स्क्वायर। दोनों तरफ ln ले लो, ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -4/n स्क्वायर ln un। अब बेटा ln जब un आया, समझिएगा, जब ln un आया तो मेरे को ये समझना पड़ेगा ln un है क्या। यदि मैं यहां ln लूंगा तो क्या होगा ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ln un। यदि मैं यहां ln ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 + 1/n स्क्वायर प्लस ln, ये 2 आगे आ जाएगा 1 + 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, सो ऑन चलता जाएगा, इधर आगे आ जाएगा ln ऑफ 1 + n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। मतलब सर इसको मैं ln un को सिग्मा वाली फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r ln 1 + r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि ln un की वैल्यू मैंने ये यहाँ रख दी तो क्या आ जाएगा, ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r ln ऑफ 1 + r स्क्वायर बाय n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये -4 जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया इधर, कि भाई -4 बाहर निकाल लेते हैं, या अभी के लिए अंदर ही रख लो, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्यों। यदि बाहर निकाले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाद में एडजस्ट हो जाता। ln l आ गया है, लिमिट n टेंडिंग टू सिग्मा r इक्वल टू 1 माइनस, इसको यदि देखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n -4r/n ln 1 + r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके का। यदि इसको देखेंगे तो ये क्या बन गया है, इधर से देखिएगा बेटा, ये क्या बन गया है सर, ln l अब इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, -4x ln 1 + x स्क्वायर dx। इसको सोल्व करना है, इसको आगे देखते हैं क्या बन गया था, ln l 0 to 1 -4x ln ऑफ 1 + x स्क्वायर dx। सर आसान बात है, 1 + x स्क्वायर को मैंने t मान लिया तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया, तो ln l आ गया -2 इंटीग्रेट ऑफ 1 से लेके 2
एक्स डी एक्स तो वहां चले गया, ये हो गया ln ऑफ टी डी टी। बिल्कुल सही है। ln टी डी टी का क्या हो जाएगा, ln l माइनस टू, इंटीग्रेट कर लेंगे तो t ln t माइनस टी होगा। लिमिट लगी हुई है 1 से लेके 2, ln l आ गया माइनस 2 ln 2 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है ना। 1 ln 1 0 हो जाएगा। क्या आ गया, ln l इज इक्वल टू माइनस 2 ln 2 प्लस 3, ये आ गया। मेरे को ये बताना था ये किसके इक्वल आएगा, 2 ln 2 माइनस 2 प्लस 1, सॉरी इधर से देखिएगा, ये बच गया है माइनस 2 प्लस 1 डेट इज माइनस 1, 2 ln 2 माइनस 1, ln l आ गया है मेरे पास 2 माइनस 4 ln 2, 2 माइनस 4 ln 2 क्या हो गया है, ये 2 माइनस 4 ln 2 को ध्यान से देखिएगा, l जो हो गया है वो e की पावर 2 माइनस 4 ln 2 है, तो l जो हो गया वो e स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, e की पावर ln 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, मतलब e स्क्वायर अपॉन 16 लिखा हुआ है ln, क्योंकि क्या है सर e की पावर ln ऑफ a होता है ना, तो इस 4 को मैं इधर ले गया, ln 2 की पावर है ना, ln 2 की पावर 4 16 आ गया e स्क्वायर अपॉन 16 हमारा आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं क्या e स्क्वायर अपॉन 16 ऑप्शन में है, जी सर ऑप्शन में तो है, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है ना, फिर से एक बार देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो दिया हुआ है वो दे रखा है a इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सर सिग्मा और लिमिट का सवाल है, इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। fx दे रखा है, ये यदि a के बराबर है तो इसमें कुछ अपन को रिलेशन बताना है, तो एक काम करते हैं पहले fx को सोल्व कर लेते हैं फिर a को सोल्व कर लेंगे। fx जो दे रखा है ना ये बड़ा आसान दे रखा है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 का अंडर रूट, ये आएगा मोड ऑफ 10 एक्स बाय 2, लेकिन x 0 से 1 के बीच में है इसलिए 10 एक्स बाय 2। यस fx इतना ही आसान दे रखा है 10 एक्स बाय 2। अब ये क्या है, यदि इसको देखेंगे तो a जो दे रखा है वो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, सिग्मा पे आएगा ना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके n, मैंने बेटा ऊपर से नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये 2n था n स्क्वायर आ गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिखा हुआ है, n से n कट गया तो ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा ऑफ k इक्वल टू n 2 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में बदलेंगे तो k बाय n, नीचे जो फंक्शन बन रहा है वो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बन रहा है, 1 से लेके n है मतलब 0 से लेके 1 है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 1, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका मतलब a हमारा था पाई बाय 4 पाई बाय 2, a हमारा पाई बाय 2 आ गया। यदि a पाई बाय 2 है, समझिएगा f ऑफ x जो दे रखा है वो tan ऑफ x बाय 2 दे रखा है, हमसे f ऑफ a बाय 2 और f डैश a बाय 2 में रिलेशन पूछा हुआ है, तो हमारा a बाय 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है, 2 इंटू tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 पाई बाय 2, a बाय 2 पूछा है हमसे,
तो a/2 π/4 हो जाएगा। f ऑफ a/2, f ऑफ a/2 इसका मतलब π/8, f ऑफ a/2 मतलब f ऑफ π/4 दैट इज tan ऑफ π/8। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, tan x/2, tan π/8, a/2 π/4 हो गया, f ऑफ π/4 tan π/8 आ गया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, यदि f ऑफ tan π/8 आ गया तो f डैश x कितना आएगा? f डैश x आएगा हाफ टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x/2, हाफ टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x/2, तो f डैश x आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर π/8। एक बार कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना अपन? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/x², 2 ही था, 2 बाहर आ गया है, a/2 π/4 आएगा। ठीक है, fx 1 माइनस कोस एक्स है, तो ये 2 sin स्क्वायर x/2 tan x/2। ठीक है, तो f ऑफ π/4 tan π/8 है, और f डैश π/4 हाफ, सॉरी f डैश π/4 हाफ टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर π/8। अब ये π/8 की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर क्या f ऑफ π/4 मैं यहां से निकाल सकता हूं? यार f ऑफ π/4 तो आप यहां से निकाल सकते हो, भले ही मान लो आपको वैल्यू नहीं पता, मान लो आपको f ऑफ tan π/8 की वैल्यू नहीं पता, आपने tan x/2 लिखा, आपको वैल्यू नहीं पता, तो x/2 पे π/4 π/8 आ जाएगा, नहीं पता 22.5 की, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा सर? 1 माइनस 1/√2। हालांकि मेरे को तो पता है कि ये √2 - 1 होती है ना, बट मान लो एग्जाम में नहीं आओ, आपको नहीं पता चला कि सर √2 - 1 होती है, तो कैसे निकाल सकते हैं? इधर देखना, 1 माइनस 1/√2, 1 प्लस 1/√2 का अंडर रूट, तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1, स्क्वायर रूट कर लूंगा तो √2 - 1 आ जाएगा। तो यदि ये √2 - 1 है, sec स्क्वायर π/8 कितना हो जाएगा? हाफ टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर π/8, तो हाफ टाइम्स ऑफ 1 प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर, that is 2 + 1 + 1 -2√2/2, 4 - 2√2/2, that is 2 - √2। ठीक है सर, ये 2 - √2 है और ये √2 - 2 है, 2 - √2 है और ये √2 - 2 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर f ऑफ π/4 जो है, f ऑफ π/4 √2 - 1 मतलब f ऑफ a/2, और f डैश π/4 2 - √2, इसका मतलब f डैश a/2। तो आप देखिएगा इस 2 - √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 टाइम्स ऑफ √2 - 1, तो मैं ये बोल सकता हूं कि √2 टाइम्स ऑफ f ऑफ a/2 इज इक्वल टू f डैश a/2। f डैश a/2 √2 टाइम्स ऑफ f ऑफ a/2 है, तो f डैश a/2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ f ऑफ a/2। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, f डैश a/2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ f ऑफ a/2। चेक करते हैं क्या आंसर सी सच में सही है। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि सर tan π/8 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यदि याद नहीं है तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं ना, फिर मैंने यहां से वापस उसकी वैल्यू करके निकाल दिया। अगला सवाल देखते हैं, एस्टिमेशन के ऊपर सवाल है। तो ये सवाल 2023 भूतपूर्व परीक्षा का सवाल है। क्या लिखा हुआ है सवाल में, और आप लोग आपका वादा तो नहीं भूले ना, याद है? R to R be defined as fx
e की पावर माइनस एक्स, ये e की पावर माइनस एक्स है साइन एक्स, मतलब स्मॉल एफ एक्स दे रखा है e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, साइन एक्स। कैपिटल एफ एक नया फंक्शन है इस तरीके से कि कैपिटल एफ एक्स जो दे रखा है वो 0 से x स्मॉल एफ टी डी टी है, तो मैं बोल सकता हूं कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ एक्स के बराबर है। बिल्कुल सही है साहब। तो ये आ जाएगा 0 to 1 स्मॉल एफ एक्स प्लस स्मॉल एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको एस्टिमेट करना था तो मैं बोला ये तो आसान है कि मान लेते हैं ये आई के बराबर है, एस्टिमेट करना है 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ये कट जाएगा। आई इज इक्वल टू -2 कोस एक्स 0 से 1, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ कोस 1 -1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस 1। सर आप बोल रहे थे हमें एस्टिमेट करना है, आपने तो आई निकाल ही दिया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस 1। मैंने यहां आई निकाल दिया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस 1। अब आई को एस्टिमेट करना है, मतलब कोस 1 को एस्टिमेट करना है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या यदि मैं एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला, लिमिट में सीरीज एक्सपेंशन देखा था ना कोस एक्स का, यदि मैं वो देखूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल चलता जाएगा इस तरीके से। ब्रैकेट उठाएंगे 1 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 8 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 10 फैक्टोरियल चलता जाएगा। देखना बेटा मेरे पास ऑप्शन जो है वो 360 है। यदि मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लिखा हुआ है 1, देखिएगा क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/24 में से 2 गया 12 प्लस 360, ठीक है, माइनस 1/720 इंटू 7 इंटू 4, जो भी आएगा इधर चलता जाएगा। सर मतलब जो भी मेरे को एस्टिमेशन करना है वो पहले इन 3 चीजों से देखना है। यदि वो पहले इन 3 चीजों से देखना है तो एक बार ये समझना, मैं ये बोल सकता हूं आई की जो वैल्यू है ये 1 माइनस 1/12 में कुछ ऐड हो गया और 1 माइनस 1/12 प्लस 1/360 ऐड हुआ, तो इन दोनों के बीच में आ सकती है। तो यदि मैं देखूंगा तो यहाँ तो 360 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 माइनस 30 प्लस 1, ये आ जाएगा 331 अपॉन 360, ये आई लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है 11/12। यदि मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 360 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करने पे 330। मतलब मेरा आई जो है वो 330 अपॉन 360 से लेके 331 अपॉन 360 के बीच में होना चाहिए। तो 330 अपॉन 360 से 331 अपॉन 360 ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। चेक करते हैं क्या ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमें दे रखा है आई को एस्टिमेट करना है। आई दे रखा है π/4 से π/3 8 sin x माइनस साइन 2x अपॉन x dx। ये भी भूतपूर्व परीक्षा 2022 का सवाल है। यहां मैंने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि सर देखो अपॉन x में तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा।
यदि मैं इसको एक पूरा फंक्शन मानता, इस पूरे को मैं एक फंक्शन मानता एफ एक्स और इसको डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल के कुछ एस्टिमेट करने की कोशिश करता, तो क्या होता? यदि मैंने इसको पूरा एक नया फंक्शन माना एफ एक्स, तो उसको जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन आएगा, वहां से स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि यार एक काम करो, इसको एफ एक्स मत मानो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले को मान लो एफ एक्स। तो मैंने मेरा यहां एफ एक्स साइड में मान लिया। क्या मान लिया? एफ एक्स। इधर देखिएगा भैया, 8 साइन एक्स माइनस साइन 2x, एफ डैश एक्स आ जाएगा 8 कोस एक्स माइनस 2 कोस 2x। यदि मैं एफ डबल डैश एक्स देखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 8 साइन एक्स प्लस 4 साइन 2x, तो माइनस 8 साइन एक्स प्लस 8 साइन एक्स कोस एक्स। तो सर माइनस 8 साइन एक्स कॉमन निकाल लेना, इधर से देखना आप, माइनस 8 साइन एक्स कॉमन निकाल लेना, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। अब बेटा खैर मेरे को तो पाई बाय 4 से पाई बाय 3 के बीच में देखना था, बट ये ऑलवेज पॉजिटिव है और ये साइन एक्स पाई बाय 4 से पाई बाय 3 में पॉजिटिव है, आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इतनी बात समझ में आई कि एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप बोलोगे सर हमें एस्टीमेट एफ एक्स को करने का सोचा था। अरे एफ एक्स को एस्टीमेट कर लोगे, फिर नीचे एक्स आएगा। लेट्स अज्यूम आपने एफ एक्स को एस्टीमेट कर लिया होता, है ना, आपने एफ एक्स को एस्टीमेट कर लिया होता, ये बोलते ये स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में फंक्शन है, फिर नीचे आप एफ एक्स बाय एक्स करते, एल एन एक्स आता, एल एन एक्स ऑप्शन में था ही नहीं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं इसको एस्टीमेट ना करके इसको एस्टीमेट करता हूं, एफ डैश एक्स को। सर एफ डैश एक्स को एस्टीमेट क्यों किया, उसके रीजन समझ में आएगा। यदि मैं एफ डैश एक्स को एस्टीमेट करूंगा, फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स ऐसे एस्टीमेट करते हैं, तब यहां पे एक्स आएगा, एक्स आएगा तो कट जाएगा। देखिएगा अभी समझ आते हैं। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव था। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स यदि था तो ये एफ डैश पाई बाय 3 पे सबसे छोटा होगा, एफ डैश पाई बाय 4 पे सबसे बड़ा होगा। एफ डैश पाई बाय 3 और एफ डैश पाई बाय 4 निकाल लो, एफ डैश पाई बाय 4 8 बाय रूट 2 दैट इज 4 इंटू रूट 2, है ना, कोस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, और एफ डैश पाई बाय 3 पाई बाय 3 निकालूंगा तो 8/2 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ, 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो सर कहानी कुछ ऐसी आ रही है कि ये 5 है और ये 4√2 है। हालांकि यदि मैं आपको बताऊं 5 और 4√2 में देखोगे तो ऑप्शन तो दिखना चालू हो चुका है, लेकिन अपन पूरा करेंगे तो मैं बोलूंगा सर ये जो आ रहा है ये आ रहा है 5 और ये आ रहा है 4√2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 और 1 5। इंटीग्रेट कर लूंगा मैं एफ डैश एक्स डी एक्स को, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x, ये fx आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2 fx बाय x। अब देखिएगा
तो ये बच जाएगा 4√2 और ये बच जाएगा 5। इसका मतलब सर इंटीग्रेट ऑफ 5dx π/4 से π/3 इज ऑलवेज लेस देन इंटीग्रेट ऑफ π/4 से π/3 fx अपॉन x dx, जो मेरा था इंटीग्रेट ऑफ π/4 से π/3 4√2 dx। तो ये आ जाएगा 5 इंटू π/12, ये i है, ये आ जाएगा 4√2 इंटू π/12, ये आ जाएगा 5 π/12 से i, ये आ जाएगा √2 π/3। चेक करते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। 5/12 से √2 π/3, वो तो हमें यही आइडिया लग गया था जैसे ही हमने वैल्यू निकाल के देखी थी। मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं क्या सच में ऑप्शन सी सही आंसर है। यस, तो एस्टिमेशन के सवाल आपने देखे 2.17% सवाल था और अच्छे खासे टफ आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना, क्योंकि हम क्लास में किसी एस्टिमेशन को और तरीके से पढ़ाए थे पिछले 5 सालों में, ये तरीका अलग है और ये तरीका अलग है। इसमें cos 1 को एस्टिमेट करना था, i को नहीं। इसलिए मैंने बताया था कि एस्टिमेशन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि पिछले 5 सालों में 2.17% सवाल आए हैं। तो बेटा आप लोग देख रहे हो कि हम किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के PYQ को कर रहे हैं, सब टॉपिक वाइज परसेंटेज वाइज एनालिसिस करते हुए। तो आप लोगों के लिए पता है ना कि रास्ते कोई कठिन नहीं होते। आप लोगों को लगता है कि नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। क्योंकि आप यदि तीनों वीडियो अभी तक देखोगे तो आपसे PYQ का ट्रेंड समझ में आया हुआ होगा, सब टॉपिक वाइज कैसे सवाल करने होते हैं ये समझ में आया होगा। तो रास्ते कोई कठिन नहीं है, मंजिल कोई बड़ी नहीं है। मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। मतलब हारा वही है जो लड़ा नहीं। कुल मिला के बात यह, जो लड़ा है वो हमेशा जीता है और जो मन के साथ लड़ा है वो जोरदार तरीके से जीता है। तो जब भी पढ़ाई करे मन के साथ पढ़ाई करे। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट।